नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में उपचुनाव के रण के लिए कांग्रेस ने अपने योद्धा उतार दिए हैं। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। फूल सिंह बरैया को भांडेर से टिकट मिला है। सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया गया है। प्रेमचंद गुड्डू मंत्री तुलसी सिलावट के सामने होंगे। बीजेपी ने अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सांवेर से सिलावट का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं वे आपको बता देते हैं जरा। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबाह से सत्यप्रकाश सखवार, गोहद से मेवाराम जावट, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करैरा से प्रागीलाल जाटव, बमौरी से कन्हैयालाल अग्रवाल, अशोकनगर से आशा दोरे, अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह कुंजाम और सांची से मदन लाल चौधरी अहिरवार, आगर से विपिन वानखेड़े, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन पटेल, सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू। ये वो 15 नाम हैं जो अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 27 सीटों पर होने वाला है उपचुनाव, जिसमें से 15 सीटों के नाम की लिस्ट आज कांग्रेस ने जारी कर दी है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि इस लिस्ट को देखने के बाद अब बीजेपी की जो आशाएं और उम्मीदें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर से, और ये अब माना जा रहा है कि तुलसी सिलावट उनके सामने होंगे। कांटे की टक्कर इस उपचुनाव में मानी जा रही है। और ये संभावित ये जो उम्मीदवार हैं उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये संभावित उम्मीदवार हैं मेवाराम जावट कांग्रेस से, बीजेपी से रणवीर जाटव हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार। सुनील शर्मा ग्वालियर से अहम सीट कांग्रेस से, प्रद्युम्न सिंह तोमर को संभावित उम्मीदवार बीजेपी से माना जा रहा है। और ग्वालियर से सुनील शर्मा और प्रद्युम्न सिंह तोमर संभावित उम्मीदवार। ग्वालियर की जो सीट है वो काफी अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें कि सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी में आने के बाद अब ग्वालियर का रण काफी अहम माना जा रहा है। भांडेर से फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से रक्षा सिरोनिया संभावित उम्मीदवार मानी जा रही हैं। आपको बता दें कि आज ही 15 नामों का ऐलान होगा। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचाया और फिर उस सूची पर मोहर भी लगी और वही सूची सामने भी आई। संभावित उम्मीदवारों का भी आपको नाम हम बता रहे हैं। जसवंत जाटव संभावित बताए जा रहे हैं। करैरा के प्रागीलाल जाटव कांग्रेस से, और बमौरी की बात कर ले कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी नाम घोषित हो चुका है। बीजेपी से महेंद्र सिसोदिया वहां से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कन्हैयालाल अग्रवाल और महेंद्र सिसोदिया संभावित उम्मीदवार। अब कांग्रेस ने तो 15 नामों की सूची जारी कर दी है, लेकिन संभावित उम्मीदवार भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बिसाहूलाल सिंह संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। और सांची से मदन लाल चौधरी, ये कांग्रेस की तरफ से नाम ऐलान हो चुका है। और बीजेपी से प्रभुराम चौधरी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 15 नामों की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। और अब जो है संभावित उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं कि ये हो सकते हैं। सांवेर सीट पर सबकी नजर टिकी हुई है। प्रेमचंद गुड्डू वहां से बताए जा रहे हैं और उनके सामने तुलसी सिलावट संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। संभावित उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस ने आज 15 सीटों पर लिस्ट जारी कर दी है। 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव हर लिहाज से बहुत जरूरी दोनों पार्टियों के लिए, और पूरे प्रदेश की जो निगाहें हैं अभी उपचुनाव पर टिकी हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पिछले कई समय से समझ नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और अब 27 सीटों पर उपचुनाव है और ये सीटें लगातार बढ़ती गई और ये सीटों की संख्या 27 पहुंच गई है। तो अब इस लिहाज से ये उपचुनाव बेहद खास। और आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि इस चुनाव के बाद वापसी होगी कांग्रेस की, और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का समापन हो जाएगा। अब खैर वक्त बताएगा। हाट पिपलिया सीट की बात कर लेते हैं। इस पर राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस प्रत्याशी, और हाट पिपलिया से पिता कांग्रेस एमएलए रह चुके हैं। पिता के क्षेत्र में दबंग विधायक के रूप में उनकी पहचान है। वर्तमान में सोनकच्छ नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र में 20 से 21 हजार राजपूत वोट हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नजदीकी ये रहे हैं। एमपी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष ये रहे हैं।
और वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री भी ये रह चुके हैं। तो 20 से 21,000 वोट बताए जा रहे हैं। राजवीर सिंह बघेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पिता इनके एमएलए रह चुके हैं, दबंग विधायक के रूप में पहचान, और वर्तमान में इनकी बात करें तो सोनकच्छ पालिका नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। क्षेत्र में 20 से 21,000 राजपूत वोट पर इनका प्रभुत्व बताया जा रहा है। और अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराग, 15 सीटों पर तो कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया, 27 सीटें हैं, 12 नामों का ऐलान और भी बाकी है। बीजेपी ने हालांकि किसी नाम का भी ऐलान नहीं किया है। ग्वालियर की सीट और अगर सांवेर वगैरह इन सब सीटों की तरफ देखें, खासतौर पर सांवेर, तो तुलसीराम सिलावट वहां से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं प्रेमचंद गुड्डू के सामने। कांटे की टक्कर अभी दोनों पार्टियों के बीच में है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांटे का मुकाबला इस बार उपचुनाव में हर सीट पर नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इस बार समझ रहे हैं कि ये वाला चुनाव दोनों ही पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि इस चुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दांव पर है, तो कमलनाथ जिन्होंने सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का दावा किया है, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। और इसके अलावा पूरी बीजेपी पार्टी की भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का गठन किया गया और उसके बाद का जिस तरीके का सियासी माहौल बना, उसके बाद दोनों ही दल के दिग्गज नेताओं ने पूरा जोर इन उपचुनाव पर लगाने का काम किया है। इसके अलावा कांग्रेस के सामने मुश्किल इस बात को लेकर है कि उसको फिर से 27 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन करने के बाद उनके नाम को आगे बढ़ाना है। बीजेपी के सामने इस तरह की मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि 27 सीटों में से 25 सीटों पर बताया जा रहा है कि लगभग वो ही नाम होंगे जो 2018 के चुनाव के दौरान थे। 1-2 सीट पर काबरे के उम्मीदवारों को बदला जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस बार का जो उपचुनाव है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह की रणनीति बनाने का काम किया, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और बीएसपी छोड़कर जो कांग्रेस में आए, उन चेहरों पर दाव लगाने का काम जरूर सबसे ज्यादा अगर हम साख की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम, और पहले कांग्रेस में, उसके बाद बीजेपी में आए, उसके बाद से पूरी सत्ता पलट गई। उसके बाद अब उपचुनाव होना है अनुराग, और इसलिए ये भी बहुत मायने रखता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभुत्व वाला जो इलाका है, अब इसका क्या होगा? क्या वो प्रभुत्व अभी तक कायम है या वो प्रभुत्व कांग्रेस की वजह से था? ये अब देखने वाली बात होगी, ये काफी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए अभी तक जो है ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी सिंधिया कांग्रेस के नाम से पहचानी जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बदला है उसके बाद सिंधिया बीजेपी का चेहरा हो गए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अब कमलनाथ के चेहरे के सहारे ग्वालियर चंबल के उपचुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। तो कुल मिलाकर माहौल पूरा बदला हुआ है, समीकरण बिल्कुल बिगड़ा हुआ है और साख निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यदि नुकसान होता है सीटों पर और पिछली बार के मुकाबले यदि सीटों की संख्या कम होती है तो इसका असर सिंधिया पर पड़ेगा, और यदि वो जीत कर आते हैं तो न सिर्फ बीजेपी के अंदर उनका दबदबा बढ़ेगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी सिंधिया बीजेपी का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरेंगे। और यही कारण है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी भी इस रणनीति के तहत काम कर रही है कि उसको सिर्फ जीत हासिल नहीं करना है बल्कि और भी बहुत सारी चुनौतियां अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों के सामने हैं, और उस बारे में भी जरूर आपसे मैं प्रश्न करूंगी। अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले बता दें, ग्वालियर से घोषित कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा, जिनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुनिए। कोई चुनौती नहीं है, ये चुनाव जनता लड़ेगी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा, और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए एक एक कार्यकर्ता ने और जनता ने तय कर लिया है, क्योंकि इन्होंने वो चुनी हुई सरकार जिसको जनादेश मिला था, उस सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराया है, और जनता इस बात को समझ रही है कि हमने जिसको आशीर्वाद दिया, जिसका साथ दिया, उसको षड्यंत्र पूर्वक गिराने का मतलब यह है कि जनता ने तय कर लिया कि धोखेबाजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आगर से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने पर विपिन वानखेड़े ने खुशी जाहिर की, क्या कुछ कहा, सुनिए।
कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है। मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है आने वाले चुनाव में आगर क्षेत्र की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी, हमारा साथ देगी और निश्चित तौर पर बड़े अंतराल से हम लोग आगर में विजय हासिल करेंगे और फिर से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। और 15 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने पर अजय सिंह राहुल ने कहा कि कांग्रेस का पलड़ा उपचुनाव में भारी रहेगा, बीजेपी को हर सीट पर मात देंगे, जनता कांग्रेस के साथ है। सीटों का नाम ऐलान हो गया, क्या माने ये बढ़िया नाम है, अच्छे नाम है? देखिए, कुछ महीनों से चर्चा, विचार विमर्श, सर्वे, उन सब के आधार पर कमलनाथ जी ने और हाईकमांड ने सुझाव से जो नाम जारी हुए आज 15 स्वाभाविक अच्छे नाम है और मेरे हिसाब से तो 15 के 15 ही जीत रहे हैं। बाकी जो नाम आएंगे उसमें और बता दूंगा। तो हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह थे और उनका कहना है कि यदि 4-5 सीटों को मान लिया जाए तो वहां पर टक्कर के हालात हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। कैमरामैन अजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी करने से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है, हम उनको चुनाव में पटकनी देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा एक आदर्श संगठन, हमारा कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़कर 27 के 27 सीटें जीतेंगे। हम कभी विपक्ष को कमजोर नहीं मानते, कोई भी प्रतिद्वंदी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम, हमारी नीति, हमारे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार ने इन 5 महीनों में जो काम किया है, उसी से रिफ्लेक्शन आ गया कि जो 15 साल का स्वर्णिम मध्य प्रदेश था, 15 महीनों में उन्होंने गर्त में ले गए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन 5 महीनों में ही शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के लिए काम करके, गरीबों का जो दिल जीतने का काम जो हमने 15 वर्षों में किया था, आज इन 5 महीनों के अंदर फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके आधार पर हमारा जो नेतृत्व, संवेदनशील नेतृत्व और एक नेतृत्व भ्रष्टाचारी नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इसके बीच ये लड़ाई है। ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। ये प्रत्याशी तो निमित्त मात्र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 27 की 27 सीटें जीतेगी। 27 तारीख को झंडे लगाने का जहां पर चुनाव है 27 विधानसभाओं में, हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस विचार को प्रतिपादित करने वाले हैं, जिस विचार के कारण से पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएगा। ये आह्वान हमने सभी कार्यकर्ताओं से बूथ बूथ पर किया है। और उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ दौरा अभी जारी है। सीएम ने आज पोहरी करेरा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के फसल बीमा के पैसे नहीं दिए। सीएम ने कहा कि हमने किसानों के खाते में फसल बीमा का पैसा डाला। कमलनाथ ने धोखा दिया था किसानों को, कर्जा माफी नहीं की, मुझसे बैंक वाले पैसा मांग रहे हैं कि कमलनाथ दादा सर्टिफिकेट बंटवा गया, मामा तुम पैसा दे दो। धन्य रे कमलनाथ, ऐसा बेईमान कहीं देखा क्या आपने? कुल 6000 करोड़ के कर्जे माफ किए, उसके भी पैसा नहीं दिए। लेकिन सुनो रे किसान भाइयों, शिवराज सिंह चौहान न्याय देगा, अन्याय नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताह के तौर पर पूरे देश में सप्ताह मनाएगी। 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। हर मंडल 70 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए जाएंगे और 70 गरीब बस्ती में फल वितरण किया जाएगा। 70 ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए जाएंगे और 25 सितंबर को उपचुनाव वाली सीट पर बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर उनके जन्म दिवस को हम सेवा सप्ताह के तौर पर प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्म दिवस के समारोह को हम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक
सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस देश के अंदर जिनके जीवन में परिवर्तन करने की इस विचार में उनके मन के अंदर जो कल्पना थी। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहौर से शुरू हुई नदी बचाओ यात्रा भगवापुरा ग्राम से नहला अटरा होते हुए सेवड़ा पहुंची। यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ सरकार पर भाजपा शासन की योजनाएं बंद करने के शिवराज सिंह के आरोप पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले शिवराज ये बताएं कि किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, उनको देने के पैसे नहीं है तो विधायकों को खरीदने के लिए 25-30 करोड़ कहां से आए। बातें जो हैं, पहले तो शिवराज सिंह ये बताएं कि 15 से 25-30 करोड़ रुपए देकर खरीदे क्यों हमारे विधायकों को? ऐसे क्या कारण था? पहले हमें ये तो बताइए, कहां से आया तुम्हारे पास पैसा? कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, लोगों को फसलें खराब हो गई, उनको बांटने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है 25, 35, 50 करोड़ रुपए। शर्म आनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को। गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा, आज यात्रा का समापन है, कांग्रेस का समापन होने वाला है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन तो कांग्रेस के ही नेता करते हैं, तो यात्रा किस बात की निकाली जा रही है? यात्रा का समापन नहीं है, कांग्रेस का ही समापन होने वाला है। और किस बात की यात्रा कर रहे हैं? अवैध उत्खनन तो कांग्रेस के नेताओं ने किया। अब आज जब दलाली बंद हो गई है, हफ्ता और महीना बंद हो गया, तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के प्रपंच, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में राजनीतिक दलों की भीड़ जुटाने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सामाजिक कार्यकर्ता कमल भागवत की ओर से एडवोकेट अभिजीत यादव की जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इन गैदरिंग्स को रोकने के लिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें कि एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को ये एक्शन लेना चाहिए था और नहीं लिया जा रहा है, उनके मतलब क्लियरली बायस्ड कंडक्ट दिख रहा है, उनका नेग्लिजेंट कंडक्ट और बहुत इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट उनका देख पा रहे हैं हम। तो इनके खिलाफ भी हमने सख्त से सख्त जो है जांच बिठा। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने पहुंची केंद्रीय टीम ने आज हरदा और देवास का दौरा किया। टीम के सदस्यों ने खेती में खराब हुई फसलों को देखा और इस दौरान केंद्रीय दल के साथ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय दल में शामिल अधिकारी ने कहा कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने भी नुकसान का प्रारंभिक आंकलन दिया है। जो भी रिपोर्ट होगी वो केंद्र को सौंपी जाएगी। पानी बहुत तेजी से बहा है, मतलब नर्मदा जी ने किनारा छोड़ा जी, फिर अभी तक नर्मदा कभी किनारा नहीं छोड़ती थी। ये बाद में सोयाबीन की कितना भी हो तो भी मतलब उसमें, लेकिन हम खत्म अंदर वो किनारा छोड़ा जी, फिर अभी तक नर्मदा कभी किनारा नहीं छोड़ती थी, नर्मदा किनारा जोड़ दिया। और अगर एक तरफ से लगभग मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है अभी प्रारंभिक आकलन में, और इसलिए हमने केंद्रीय दल से मांग की थी भारत सरकार से, और गृह मंत्री जी ने, और उन्होंने केंद्रीय दल भेजा। हमारे मीना जी दिल्ली से आए हैं और तिवारी जी हैं, इनको निरीक्षण कराएंगे और हरदा जिला, देवास जिला और बाकी जगह सब जिलों में जाएंगे और क्षति का आकलन करके भारत सरकार से हम स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे। नुकसान है जैसे कि इसी खेत में हम देख रहे हैं कि यहाँ सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। बाकी सरकार ने भी प्रारंभिक आकलन हमें दिया है, अंतिम फाइनल मेमोरेंडम अभी आना बाकी है, और जैसे ही हम अपना आकलन करेंगे सरकार को हम अपनी रिपोर्ट देंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज केंद्रीय दल की टीम आई थी क्योंकि बाढ़ ने पूरी तबाही मचाई, खासतौर पर फसलों की बात करें और सोयाबीन की फसल की बात करूं तो उस पर तो किसान भी परेशान थे। क्या कुछ जांच की और क्या कुछ बताया? जी श्रद्धा, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो केंद्रीय दल आज होशंगाबाद पहुंचा था, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी आशुतोष अग्निहोत्री सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है, जो लोग बाढ़ प्रभावित थे
आपदा से ग्रस्त थे उनसे भी चर्चा की है। यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो तकरीबन 70,000 हेक्टेयर की फसलें प्रभावित हुई हैं। बड़े पैमाने पर धान और सोयाबीन की फसल है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो होशंगाबाद के तकरीबन 400 गांव, ऐसा जिला प्रशासन अनुमान लगा रहा है कि 300 गांव और तकरीबन 35 बाढ़ जो शहरी क्षेत्र के हैं वो इस बाढ़ आपदा में प्रभावित हुए थे। 6,000 लोग जिनके मकान टूटे हैं, कच्चे या पक्के बने हुए मकान थे जिनमें नुकसान हुआ है। तो ये सारी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने सौंपी है। इसके अलावा यदि बात की जाए जनप्रतिनिधियों की तो उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है। होशंगाबाद विधायक शिवनी मालवा विधायक मिले थे इस दल से और उन्होंने मांग की है कि इस पूरे क्षेत्र में, चूंकि होशंगाबाद का जो जिला है वो पूरा नर्मदा के किनारे है, तकरीबन 150 किलोमीटर का एरिया है, तो पिचिंग बनाने की मांग की है विधायकों ने यहाँ पर, और जो लोग निचले क्षेत्रों में रह रहे हैं उन्हें भी शिफ्ट करने की कार्य योजना बनाई जाए। देखना होगा कि टीम क्या रिपोर्ट बनाती है और क्या रिपोर्ट केंद्र को सबमिट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना, 83,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटों में 2,240, कल 2,187 मिले थे, आज 2,240, उससे भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 30 मरीजों की जान चली गई है। 24 घंटे में 1,651 मरीज संक्रमित हुए हैं और 81,389 कुल संक्रमित हैं और कुल मौत अब तक 1,661। एक्टिव स्वस्थ अब तक 61,285 लोग हुए हैं। एक्टिव केस 18,433। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।